दोस्तों, गठबंधन की राजनीति के आज इस भाग में हम ये देखने वाले हैं 12वीं लोकसभा चुनाव 1998 को। दोस्तों, इस भाग में हम आज ये भी देखेंगे कि कैसे एक महिला के निजी स्वार्थ ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धराशायी कर दिया। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। बात नवंबर 1997 की है, जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को जो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो जो है इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार गिर जाती है। उसके बाद में फिर एक नए लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, वो थी 12वीं लोकसभा चुनाव। इसके बाद में ये चुनाव जो होता है वो 3 चरणों में होता है, एक 16 फरवरी को, एक 22 फरवरी को और एक 28 फरवरी को। इसके बाद जो है इस चुनाव का जो परिणाम आता है उसमें भाजपा को 182 सीटें मिलती हैं और वहीं कांग्रेस को 141 सीटें मिलती हैं। ये मेन रूप से दो बड़ी पार्टियां थी जो सरकार बनाने में सक्षम थी। अन्य छोटी छोटी पार्टियों ने भी जो है कुल मिलाकर इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने सीटें भी जीती। अब सबसे बड़ी पार्टी इसमें उभर करके आई जो भाजपा थी। भाजपा भाजपा को जो है जब सबसे ज्यादा सीटें मिल गई तो के आर नारायण उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भाजपा के प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब सरकार बनाने के लिए जो है कुल मिलाकर 272 सीटों की जरूरत पड़ती थी, जबकि जो है भाजपा के पास कुल 182 सीटें ही थी। तो इसे अन्य दलों का सहयोग भी लेना पड़ा। तो इसमें बहुत सारे दलों को मिला करके जो है गठबंधन का निर्माण किया गया। उस गठबंधन के माध्यम से जो है गठबंधन के माध्यम से फिर अंत में अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो ये शपथ के बाद में इसके बाद में होता यह है कि इन्होंने अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए 15 मई 1998 को 13 दलों को मिलाकर के एक एनडीए गठबंधन का निर्माण किया। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो आज भी यानी कि 2024 में भी जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है भाजपा के नेतृत्व में। इसके बाद में अगर देखा जाए तो उसमें एक उसकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी जो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं थी, वो थी अन्ना डीएमके पार्टी, जिसकी प्रमुख थी जयललिता। इस पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में कुल 18 सीटें जीती थी, लेकिन ये एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं थी, बाहर से समर्थन कर रही थी। तो जयललिता जी बाहर से समर्थन कर रही है जो है भाजपा को। अब ये समर्थन देने के बदले अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ मांग करती हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि उनके समर्थन के बिना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल नहीं सकती है। तो इनकी कुछ मांगे भी पड़ जाती हैं। वो मांग क्या थी, चलिए इनकी मांगों को देखते हैं। देखिए, पहली मांग इनकी ये थी कि जो है उनके खिलाफ हुए सारे मुकदमे वापस ले लिए जाए जो उन पर मुकदमे चल रहे थे। और दूसरी मांग थी कि एम करुणानिधि सरकार को, जो उस समय की तमिलनाडु की सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया जाए। तीसरी उनकी मांग थी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो इनके सहयोगी थे, उनको जो है वित्त मंत्रालय जैसा प्रमुख विभाग दे दिया जाए, क्योंकि जब ये 19 मार्च 1998 को सरकार का प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो तुरंत जो है उसके बाद से ही मंत्रालयों का मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया जाता है और उन्हीं में से एक जो है प्रमुख विभाग मांगती हैं जयललिता जी अपने एक सहयोगी के लिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लिए, कि उनको वित्त मंत्रालय दे दिया जाए। अब दोस्तों, इनकी प्रथम दो मांगों को अगर देखा जाए तो इनके पहली चीज कि अगर इसके बारे में इन दोनों मांगों के अगर परिप्रेक्ष्य में देखना है, इसको समझना है, तो हमें थोड़ा सा इसके पीछे चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जयललिता जी 1991 में तमिलनाडु के चुनाव में जीत करके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। 91 में जो है ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती हैं। बात 1995 की है, यानी कि 7 सितंबर 1995 को इनके बेटे सुधाकरण की शादी जो है होती है। और उनके बेटे की शादी में उस समय लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जो उस समय की बहुत ज्यादा बड़ी धनराशि थी। और इस शादी में लगभग 1.5 लाख मेहमान बुलाए गए थे।
तो इस शादी की चर्चा भारत ही नहीं और भी अन्य देशों, बहुत सारे विश्व के देशों में जो है फैल गई थी। बहुत सी चर्चाएं थी इसकी। यहाँ तक कि ये सबसे उस समय की सबसे महंगी शादियों में गिनी जाने लगी और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है कि ये उस समय की सबसे महंगी शादी थी। अब जैसे ही शादी होती है उसके बाद से ही इसके विपक्ष की जो पार्टी थी तमिलनाडु की डीएमके पार्टी जिसके प्रमुख थे ये एम करुणानिधि। तो इन्होंने इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 96 में की बात है कि जब ललिता जी की सरकार जाती है, 91 से 96 के बीच में रहती हैं, 1991 से 1996 के बीच में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहती हैं। जब 96 में इनकी सरकार जाती है तो इनकी विपक्ष की पार्टी जो है डीएमके पार्टी सरकार बनाती है और इनके इसके प्रमुख थे एम करुणानिधि। तो इन्होंने क्या किया, इनके पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस दर्ज किए गए और यहाँ तक कि आय से अधिक संपत्ति होने के भी केसेस और बहुत सारे मुकदमे इन पर जो है दर्जनों केस इन पर लगा दिए गए। और 1996 की ही बात है कि जैसे सरकार जाती है, डीएमके पार्टी सत्ता में आती है और इसने जो है जयललिता जी को गिरफ्तार करवा दिया। ये यही जो है खास करके ये दोनों थी कि जब ये 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन देती है तो इनकी यही दो मांगे पहले थी कि जो इन पर डीएमके पार्टी द्वारा यानी कि एम करुणानिधि सरकार के द्वारा जो इन पर मुकदमे लगाए चालू किए गए थे, उन मुकदमों को अटल बिहारी वाजपेयी जी खत्म करवा दे। दूसरी कि ये एम करुणानिधि से बदला भी लेना चाहती थी, इसलिए ये सोचती थी कि एम करुणानिधि की सरकार को यानी कि डीएमके की सरकार को, जो समय तमिलनाडु की सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया जाए। अब जो इनकी तीसरी मेन मांग थी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को जो है वित्त मंत्रालय दे दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी सोचते थे कि इनकी पार्टी पर अभी तक तो तमिलनाडु में इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और इस पार्टी पर इतने जो है भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस चल रहे हैं, तो ऐसे प्रमुख विभाग को इन्होंने जिस तरीके से तमिलनाडु में लूट घसोट किया है, इसको देखते हुए इनके सहयोगी को हम किसी भी प्रकार से वित्त मंत्रालय जैसा प्रमुख विभाग नहीं सौंप सकते, क्योंकि इन्होंने अब तक बर्बाद किया केवल तमिलनाडु को, अब ये जो है भारत को ही ले डूबेंगे। इस वजह से ये मानते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी ये मानते हैं कि अब जो है हम इनको ऐसा प्रमुख विभाग नहीं देंगे, हाँ लेकिन इनके अन्य मंत्रियों को या इनको जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी को दूसरा दूसरा विभाग, बहुत सारे विभाग इनको दे दिए जाते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं दिया जाता। ये इनकी मांग। और इस मामले में भी यानी कि इन मुकदमे जो चल रहे थे इस पर भी कुछ जो है जो कानूनी संभव था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इनका मदद भी किया। लेकिन हाँ ये इस चीज से संतुष्ट नहीं थी जयललिता जी, क्योंकि इनकी पूरी मांग ना तो जो है एम करुणानिधि सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, ना तो मुकदमे खत्म कर दिए गए और ना तो सुब्रमण्यम स्वामी को जो है वित्त मंत्रालय दिया गया, अन्य विभाग को दिया गया था। अब इन सारे मांगों को पूरा ना होते हुए देख करके जयललिता जी सोचती हैं कि जो है उनके जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से घृणा हो जाती है कि ये मन में ठानने लगती है कि अब मुझे जो है किसी न किसी तरीके से सरकार को गिराना है। अब इसलिए इनके जो प्रमुख व्यक्ति सहयोगी थे सुब्रमण्यम स्वामी, ये जाकर के कांग्रेस प्रमुख उस जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और इन दोनों की यानी कि जयललिता जी की और सोनिया गांधी की दिल्ली में एक मीटिंग करवाते हैं 29 मार्च 1999 को। तो इसमें जब जयललिता और सोनिया गांधी जी की मुलाकात होती है उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि अब जो है अब इनकी सरकार को गिरा दिया जाए और जिनमें कांग्रेस भी समर्थन करेगी सरकार को गिराने में, यानी कि जयललिता और सोनिया गांधी दोनों तैयार हो गई कि सरकार को गिराने में, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है भाजपा की तभी चल सकती थी जब जयललिता यानी कि अन्ना डीएमके पार्टी सहयोग कर रही। तो फिर ये 29 मार्च की घटना है जब इनके दोनों की मुलाकात दिल्ली में होती है। उसके बाद में 6 अप्रैल को जो है ये
जयललिता जी अपने सभी जो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्री परिषद में उनके सांसद मंत्री हुए होते हैं, उन सबको बुलाती हैं और उनका इस्तीफा लिखवा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को 6 अप्रैल को सौंप देती हैं। फिर 2 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका इंतजार भी करते हैं, लेकिन वो 8 अप्रैल को फिर अंत में राष्ट्रपति के नारायण को जो है इनके मंत्रियों का इस्तीफा सौंप देते हैं। 11 अप्रैल की बात है कि जो है जयललिता जी स्वयं जाकर के राष्ट्रपति से मिलती हैं और वो कहती हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी से समर्थन वापस ले रहे हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी को बुलवा कर ये कहा कि आप जो है 17 अप्रैल 1999 को आप अपना विश्वास मत साबित करेंगे लोकसभा में, क्योंकि आपके पास अब जो है सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं नहीं। अब अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है अन्ना डीएमके पार्टी यानी कि जयललिता की पार्टी का विकल्प तलाशने लगती है कि कैसे अपनी सरकार को बचाया जाए। इसलिए जो है उन्होंने उस समय के जो बसपा के जो प्रमुख थे उस समय माननीय काशीराम जी, उनसे सीधे जो है फोन पर बात करते हैं कि क्या आप हमारी जो है समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। जो है उससे समर्थन मांगती है, लेकिन जो है काशीराम जी कहते हैं कि देखिए मैं आपका तो समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपके कहने से मैं इतना कर सकता हूं कि मैं आपके विपक्ष भी वोटिंग नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जो है क्योंकि इनको समर्थन चाहिए था सरकार बचाने के लिए, फिर ये सीधे मायावती जी से बात करते हैं। तो मायावती जी से बात करते हैं तो मायावती जी तैयार हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है हम जो है आपका समर्थन करेंगे। उस समय मायावती जी की यानी कि बसपा की जो है बसपा के पास इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें थी, जो 5 सीट जीत 5 सांसद थे इनके, और भी अन्य छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके ये अपनी सरकार बचाना भी बचाया भी जा सकता था। तो ये तैयार हो जाती हैं मायावती जी को। फिर लगभग जो 16 अप्रैल की बात है कि मायावती जी कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति थे शरद पवार, उनको बुला करके पूछती हैं कि क्या अगर बसपा जो है समर्थन ना करे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को तो क्या सरकार गिर सकती है। शरद पवार ने कहा ठीक है, अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि सरकार गिर जाएगी, और फिर अन्य और भी जो है बहुत सारे लोग तैयार नहीं होंगे इनको जो समर्थन देने के लिए। उसी 17 अप्रैल का दिन आता है। 17 अप्रैल की एक घटना और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो है कांग्रेस के एक प्रमुख सांसद थे गिरधर गोमांग, जो फरवरी 1999 में, ये 17 अप्रैल की बात है जिस दिन वोटिंग होनी थी, फरवरी में ही वो जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, क्योंकि 98 में सांसद बने थे, जीते थे। लेकिन ये उड़ीसा में 19 फरवरी को मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सांसद पद से त्याग नहीं किया था। अब ये होता ये है कि गिरधर गोमांग ने स्पीकर से जो है वोटिंग करने की इजाजत मांगी, और स्पीकर महोदय ने उनको ये इजाजत दे दी कि हाँ आप जो है वोटिंग में भाग ले सकते हैं। अब जो है 17 अप्रैल का दिन आता है जिस दिन विश्वास मत साबित करना होता है। उस दिन मायावती और सरकार भी ये काफी खुश रहती है कि मायावती जी उनका समर्थन करने वाली हैं, सरकार उसके माध्यम से जो है बचाया भी जा सकता है, और भी छोटी छोटी पार्टियों को तैयार कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। बात जो है जब 17 अप्रैल की आती है, उस दिन जो है वोटिंग होती है, और वोटिंग में जब मायावती जी जाती हैं भाग लोकसभा में जब जाती हैं तो उन्होंने अपने सांसदों को बुलाकर जोर से कहा कि उसमें जो है विपक्ष में वोट करना। अब जब वोटिंग होती है तो दोस्तों यही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आता है कि जब वोटिंग होती है तो सरकार के पक्ष में जो वोट पड़ता है, पक्ष में सरकार के जो वोट पड़ता है वो पड़ता है 269 मत पाती है अटल बिहारी सरकार लोकसभा में बहुमत से साबित कर रहे थे, और विपक्ष में वोट पड़ता है 270।
दोस्तों, एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली जाती है और कहीं ना कहीं इसमें एक भूमिका गिरधर गोमांग उसको भी भूला नहीं जा सकता है कि अगर वो एक मुख्यमंत्री होते हुए भी एक सांसद के पद से त्याग नहीं दिया किया और जो है सरकार के विपक्ष में जाकर के जो है वोटिंग की, और आंकड़ा अगर ये भी 69 होता तो सरकार ना गिरती, लेकिन ये 70 हो गया और पक्ष में सरकार के 269 ही रह गए। अंत में एक वोट से जो है सरकार गिर जाती है। फिर उसके बाद में जो है विपक्ष की पार्टियों ने आपस में मिल करके जो है ये तय करते हैं कि जो है अब हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे, और जिसमें से सबसे प्रबल दावेदार उभर करके आती है जयललिता, जिनके पास केवल इनकी पार्टी ने 18 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के पास 141 सीट थी। लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री का दावा पेश करती है कि हम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस को बात पसंद नहीं आती है और किसी को भी ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि इन पर इतने सारे मुकदमे भी थे और इनकी सबसे छोटी पार्टी थी और वो भी केवल 18 सीट जीत करके सब पर जो है हावी होना चाहती थी जयललिता जी। इस वजह से बाद में जो है बाद में इन विपक्षी पार्टियों में समर्थन आपस में सहमति नहीं बैठ पाती है। इस वजह से ये होता है कि अब एक नए लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाए। तो जब ये सरकार नहीं बना पाती है तो क्या नारायणन उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक नए लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी, और जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि ये जो घोषणा की जाती है जो 13वीं लोकसभा की जाती है, और 17 अप्रैल के इस्तीफा देने के बाद 17 अप्रैल को जो है इनकी सरकार गिरने के बाद कार्यवाहक के रूप में जो है प्रधानमंत्री रहते हैं 13 अक्टूबर 1999 तक, जब तक 13वीं लोकसभा का चुनाव का परिणाम आकर के और एक नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ फिर से दोबारा यही जीत करके आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी 99 में। दोस्तों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें 3 महिलाओं ने विशेष रूप से योगदान किया। एक माया और एक जब से सबसे प्रमुख थी जिन्होंने जयललिता जी, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिरा देती हैं, और दूसरी थी सोनिया गांधी जिन्होंने जो है, और एक थी मायावती जी। ये तीनों महिलाओं ने मिलकर के इन 13 दलों के लोगों पर भारी पड़ती है और इनकी सरकार जो है बच नहीं पाती है, अंत में गिर जाती है। इन तीनों महिलाओं की तिकड़ी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धराशायी कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि जो है कि हमें तो लूट लिया है मिलके ही। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को के बाद में दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही घटनाक्रम को देखते हुए, और मज़ेदार वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।